स्वागत करना है। ये ढीली ढीली तालियों से मतलब हम बात करते हैं देश को बनाने वाले समाज की ओर ऊर्जा नहीं दिखा रहे। जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत। करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, पेरियार नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई एवं मान्यवर कांसीराम सहित तमाम समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ और मंच पे आसीन आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि नंद कुमार बघेल जी, अनिल प्रथम जी, बालकृष्ण जी, मीना जी, मिसिस हसमुख जी, और आयोजन में दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक सुंदर प्रोग्राम किया, तो मैं आपका भी आभारी हूँ और सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमो बुद्धाय करता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे बता दिया जाए कितना टाइम बोलना है, बाद में पर्ची ना आए। विनय जी कितने टाइम बोलना है प्लीज बता दीजिए, बाद में पर्ची मत देना, मुझसे मैं खत्म कर दूंगा। ऐसे बोलना है वो भी बोल दीजिए, क्यों बोलना है वो भी बोल दीजिए। आप सर एक दिशा देंगे आपके लिए। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, संविधान, विज्ञान, धम्म, लेकिन अगर तीनों को बारीकी से पढ़े मतलब एक ही निकलता है। विज्ञान लॉजिक देता है, लॉजिक से धम्म बना और धम्म के मिश्रण से संविधान बना। जैसा बालकृष्ण जी कह रहे थे कि हमारे बंगले पर बाबा साहेब की प्रतिमा है, मेरे तो ड्राइंग रूम में बौद्ध विहार भी है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग जिसको मानते हैं वो उनकी तस्वीर लगाते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं। हम तथागत बुद्ध को मानते हैं क्योंकि उन्होंने समता, मैत्री, भाईचारा, दया, ममता, करुणा, प्रज्ञाशील समाधि, यानी पूरे दुनिया में जिससे शांति कायम हो सकती है, पूरे दुनिया में जो नफरत पैदा हो गई है, ताकतवर कमजोर को हमला कर रहा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ऐसे में पूरी दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो बुद्ध का धम्म बचा सकता है। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो कई जगह जिक्र आता है भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भारत सोने की चिड़िया कब थी। भारत सोने की चिड़िया तब थी जब म्यांमार से लेके काबुल कंधार तक बौद्ध में भारत था। तब पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में चाइना नंबर 1 पे था और भारत नंबर 2 पे था। तब भारत बौद्ध में था, तब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। जहां तथागत बुद्ध के धम्म में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने का बराबर का सम्मान था, तब भारत सोने की चिड़िया थी। लेकिन जब जब पुष्मित सुंग ने राजा ब्रदरथ की धोखे से हत्या की और पूरे भारत से 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया,
और पूरे देश से ढूंढ ढूंढ कर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके बौद्ध धर्म को भारत से जड़मूल खत्म करने का प्रयास किया और ऊंच नीच पर आधारित, शोषण पर आधारित व्यवस्था को दोबारा से भारत में लागू किया। उसके बाद से भारत की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। अब इससे निपटा कैसे जाए? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जब हम धम्म की बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो हम ज्यादा चर्चा दूसरों के धम्म के बारे में करते हैं। मुझे लगता है हमें अपने धम्म की अच्छाइयों पर चर्चा करनी चाहिए, दूसरे की चर्चा छोड़ देनी चाहिए। अच्छाई से अच्छाई फैलती है, बुराई से बुराई फैलती है। अनिल प्रथम जी की एक बात मुझे दिल को छू गई आज, और मैं तो कम से कम अपने जीवन में इसको लागू करूंगा। जब आप 22 प्रतिज्ञाओं की बात करें तो पहली प्रतिज्ञा से शुरुआत ना करके, मतलब कड़वी दवाई थोड़ी बाद में दे लो, है ना, पीछे से शुरू करो। और हम क्यों बुद्धिज्म को माने, लोगों को बुद्धिज्म को क्यों मानना चाहिए? पहले तो हमें उस बात पे लोगों को समझाना चाहिए। लोग सच जानते नहीं हैं, और जब तक लोग सच को जानेंगे नहीं तब तक सच को मानेंगे नहीं। पिछले दिनों एक पत्रकार महोदय ने मुझसे सवाल किया, बल्कि शंभू जी ने भी किया। इन्होंने कहा, तुम इतना खुल के समाज के लिए बोलते हो, मंत्री रह के बोलते हो, भारत को बौद्धमय करने की बात कर रहे हो, 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने की बात कर रहे हो, इस तरह तुम अपनी सीट को सुरक्षित कैसे रखोगे? मैंने कहा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो निश्चित तौर पर खत्म हो जाऊंगा। हमारी पहचान धम्म से है, हमारे देश की पहचान बुद्धिज्म से है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। और जो व्यक्ति बोलता नहीं वो वैसे भी मरे के समान है। सच तो बोलना होगा, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना पूरा जीवन लगाकर हजारों साल की गुलामी से हमें मुक्ति ना दिलाते। आप सब जानते हो धर्म शास्त्रों में जो व्यवस्था थी, मनुस्मृति में जो व्यवस्था थी, उसमें शूद्रों व अछूतों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, और धार्मिक बंदिश के साथ साथ व्यापार करने पर बंदिश थी, संपत्ति इकट्ठा करने पर बंदिश थी। और वो बंदिश 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500 साल नहीं, वो बंदिश लगातार 3500 साल तक रही। बहुत से लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन की बात मत करो, समानता की बात करो। समानता की बात करें, समानता आएगी कैसे? मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, या देश के अंदर जितने भी जल जंगल जमीन है, खेती की भूमि है, कोई भी मुझे बता दे क्या कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या? और अगर मां के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ था तो चंद लोग उसके मालिक क्यों हैं? क्या उसमें हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? अगर हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा और आरक्षण को खत्म करके समानता की बात करें तो समानता आएगी कैसे? पहले संसाधनों की समानता तो कर लो, आरक्षण तो हम खुद ही छोड़ देंगे, स्टिग्मा बन गया है। बहुत से लोग कहते हैं रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, वो उदाहरण पूरे देश पे लागू होता है। कोई अगर लॉ करता है, वकालत करना चाहता, लॉ करने के बाद
तो उसको दिल्ली के अंदर दिल्ली बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। कोई एमबीबीएस करता है तो उसे प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। और हर प्रदेश की अपनी अपनी मेडिकल काउंसिल या बार काउंसिल होती है। बार काउंसिल दिल्ली के अंदर 25 सदस्य हैं। 4 साल में एक बार चुनाव होता है। वहां पे रिजर्वेशन नहीं है। भारत का इतिहास गवाह है, आज तक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर 25 में से एक भी शुल्क जीत के नहीं आ पाया। सोच के देखो, अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो क्या हमारा एक भी आदमी जो कहता मैं अपनी काबिलियत से बना हूं, अरे मंत्री एमपी एमएलए तो छोड़िए, गांव का एक प्रधान कोई ना बनने दे। तो अगर आज मैं मंत्री हूं या दिल्ली में विधायक हूं तो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष की वजह से। तो मुझे तो जो ताकत मिली है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से मिली है, उनके बनाए संविधान से मिली है, तो मैं अपने समाज के लिए क्यों ना बोलूं। अगर मैं अपने समाज के दुख दर्द को सदन के अंदर उठा नहीं सकता, अपने लोगों के दुख दर्द पर बोल नहीं सकता, तो मैं समझता हूं ये समाज के साथ गद्दारी होगी। और ऐसी गद्दारी के साथ जीने से मर जाना ज्यादा बेहतर है। जो भी कुछ हुआ इसमें हमारे कुछ महापुरुषों का बलिदान है, उस बलिदान को हमें याद करना चाहिए। अभी हमने मिशन जय भीम नेशनल लेवल पर रजिस्टर कराया। बहुत सारे साथियों ने मिलकर चंदा दिया। लगभग 6000 गज जमीन दिल्ली में खरीदी। कुछ लोगों ने पूछा इस पे करना क्या है, इस जमीन का करोगे क्या। तो हमारे सारे साथी बैठे थे। हमने एक चीज तय की है कि हमने परिवर्तन स्थल तो बनाया, मानव कांसीराम साहब के नाम से, बाबा साहब के नाम से प्रेरणा स्थल भी बनाया। लेकिन जिस तरह आरएसएस में कैडर होता है और परमानेंट कैडर चलता है, हमने कोई कैडर सेंटर नहीं बनाया। हम दिल्ली में कैडर सेंटर बना रहे हैं। उस कैडर सेंटर में एक समय एक साथ कम से कम 100 लोग वहीं पर रहेंगे। वहीं पर उनके खाने दाने की व्यवस्था होगी, वहीं पर उनके सोने की व्यवस्था होगी। और हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है, हम उसको वहां पढ़ाएंगे। 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स करके वहां से उसके बाद समाज के निर्माण के लिए भेजेंगे। एक और सवाल मेरे दिमाग में था, वो भी वहीं से करना है। हमारे शंभू जी कह रहे थे मीडिया के लिए जगह नहीं है। मैंने कहा हम अपने समाज का मीडिया हाउस भी बनाएंगे। और तीसरी चीज, एक चीज और बनाएंगे, वो बहुत जल्दी सब चीज प्रैक्टिकल फ्लोर पे मतलब एकदम टाइम से चल रही है, कोई देरी नहीं है। अगर हमारे समाज के लोग मेहनत मशक्कत करके आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इकोनॉमिस्ट बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, इसका मतलब हमारे लोगों में काबिलियत तो है। काबिलियत की कमी नहीं है, अवसर नहीं मिलता था। और अगर काबिलियत है तो हमें इस सच को भी मान लेना चाहिए कि हमारी जो संख्या है, वो संख्या हमारी ताकत बन सकती है। और वो जो काबिलियत हमारे ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब वो देश को चलाने के लिए योजना बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो क्या अपने समाज के विकास के लिए आर्थिक नीतियां नहीं बना सकते? बना सकते, हम बनाएंगे। और अपने समाज की आर्थिक नीतियां बनाकर उसी जगह से एक इकोनॉमिक मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं। उस इकोनॉमिक मॉडल में अपने हजारों युवाओं को रोजगार भी देंगे अपने दम पर। सरकार के दम पर तो जो होगा वो अलग चीज है, उसमें तमाम तरह की समस्याएं होती है। उसका इंतजार करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम बहुत कम है। हम अपने दम पर अपने समाज के हजारों युवाओं को रोजगार देने का और एक आर्थिक शक्ति का निर्माण करने का हमने संकल्प किया है।
आप पूछो आर्थिक शक्ति कैसे बनेंगे? भाई भारत के अंदर जनसंख्या 130 करोड़ है, उस 130 करोड़ में 110 करोड़ बहुजन है। इसका मतलब कम से कम 25 करोड़ परिवार बहुजन है। 25 करोड़ परिवार बहुजन का मतलब है हम बहुत बड़ा कंज्यूमर है, बहुत बड़े कंज्यूमर है हम। इसका मतलब बहुत बड़ी मार्केट है हम। लोग तो कोई काम खोलते हैं तो मार्केट तलाशते हैं, हमारे पास तो मार्केट तैयार है। सारी योजना का खुलासा क्योंकि समय की सीमा है यहां नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बात प्रॉमिस कर सकता हूं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, जीतना जानते हैं। हम हारने वाले लोगों में से नहीं है। जो भी योजना बनाएंगे फुल प्रूफ होगी और सक्सेसफुल होगी। लेकिन आज जो माहौल है निश्चित तौर पर वो माहौल दर्द पैदा करता है। आए दिन हमारे युवाओं की हत्या होती है, बहनों के साथ बलात्कार होता है और लगातार हमारे आरक्षण पे, हमारे विकास को रोकने के नए नए तरीके निकाले जाते हैं। पहले तो हजारों साल तक पढ़ने नहीं दिया, व्यापार नहीं करने दिया, और जब पढ़ने लिखने लगे, रिजर्वेशन मिला, नौकरियां मिलने लगी, थोड़ी बहुत तरक्की होने लगी, तो दर्द यह हो गया कि अगर ये गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनकी फैक्ट्री में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे, उनके खेत में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। लेकिन बाबा साहेब के संविधान की वजह से स्कूल में पढ़ने पे दोबारा रोक लगाना संभव नहीं था, नौकरियों के रास्ते को डायरेक्ट बंद करना संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। अब से 40 साल पहले, 45 साल पहले, शायद आप सब लोग सहमत भी होंगे, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अमीर हो या गरीब हो, मजदूर हो या किसान हो, नेता हो या अभिनेता हो, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। टीचर पक्षपात वहां भी करता था, लेकिन वो सिर्फ इतना करता था, हमारे बच्चों को आगे से उठा के पीछे बिठा दे और अपने बच्चों को आगे बिठा दे। लेकिन जब चौक लेके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना, तो उसमें फिर जिस बच्चे के अंदर प्रतिभा होती थी, दम होता था, जो बच्चा मेहनत करता था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह महान बनता था। तो हमारे लोगों को रोकने के लिए अब से लगभग 40 साल पहले धीरे धीरे इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। हालात ये हो गए, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में टीचरों का अभाव हो गया, पढ़ने का माहौल नहीं रहा। और तो और अगर आप सर्वे करोगे तो आप पाके दंग रह जाओगे, देश के अंदर पिछले 20 साल में लाखों स्कूल बंद हो गए। सरकारी स्कूल लाखों की संख्या में, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में बंद हो गए। इसका डाटा हमारे पास है। क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? देश की जनसंख्या तो बढ़ी है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट खुल रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में जो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल है, उसकी फीस, जो अच्छे क्वालिटी के मध्यम दर्जे के हैं, उसकी फीस इतनी ज्यादा है कि एक बच्चे की फीस का खर्चा, वर्दी का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले सबके बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं, उसके ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चों को जोड़ ले तो एक बच्चे की केवल पढ़ाई पर 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे के केवल पढ़ाई के लिए एक परिवार को 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। और हमारे समाज के, बहुजन समाज के 95% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की महीने की इनकम जोड़ ले तो वो 10 से 20 हजार रुपए के बीच है। क्या हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते हैं? कहां पे पढ़ेंगे? सरकारी में। और सरकारी स्कूलों को उन्होंने कमजोर कर दिया, सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं छोड़ा। अगर आज सर्वे हो जाए, देश में जितने भी IAS, IPS है, सीनियर डॉक्टर्स, इंजीनियर, जज, वो कौन से स्कूल से पढ़ के आए,
तो 99.9% का पता लगेगा कि वो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। तो इसका मतलब सरकारी स्कूल अच्छे होते थे, टीचर क्वालिफाइड है, चूंकि एग्जाम पास करके आते हैं। जो एग्जाम पास नहीं कर पाते, नौकरी नहीं लगती, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इसका मतलब सरकारी स्कूलों में टीचरों को कम किया गया, पढ़ने के माहौल को खत्म किया गया, सिर्फ एक वजह से कि सरकारी स्कूलों से पढ़ के ये दलित जो हजारों साल तक गुलाम रहा, वो पढ़ के अफसर बन के हमारे सामने बैठने लगा है, हमारे सर पे बैठने लगा है। इनको रोकना होगा। और इससे भी वो रुके नहीं। एक तरफ उन्होंने प्राइवेट एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया, जहां लाखों रुपए की फीस है। आज पूरे किसी भी देश में किसी हाईवे पे चले जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज की बाढ़ आ गई है, और वहां साल की फीस लाखों रुपए में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो एक तरफ तो उन्होंने एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी लाके हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया कि किसी को फेल मत करो, पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो। और 9वीं में कानून बना दिया, 9वीं में एग्जाम होगा, जो बच्चा एग्जाम में पास नहीं होगा उसको स्कूल से निकाल दो। तो जिस बच्चे को पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दिया, वो छुट्टी की बीमारी की हिंदी में एप्लीकेशन लिखना नहीं जानता, वो बच्चा क्या 9वीं का एग्जाम पास करेगा? वो 9वीं में फेल होगा, उसके बाद बाहर निकाल दोगे तो वो अपना मजदूर बन गया। तो सस्ते मजदूर बनाने की फैक्ट्री में स्कूलों को तब्दील कर दिया एक साजिश के तहत। और दूसरी तरफ हम लोग जो नौकरी में आते थे, 1990 के आसपास से इन्होंने आउटसोर्सिंग शुरू किया। धीरे धीरे हमारे नौकरियां कम होती चली गई। तो पहले तो नौकरी में जब इंटरव्यू होता था, उसमें हमारे लोग जो इंटरव्यू देते थे तो उनको सेलेक्ट करने की बजाय ये लिखते थे नो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, नो क्वालिफाइड कैंडिडेट अवेलेबल। जब क्वालिफाइड आने लगे फिर लिखने लगे नो एफिशिएंट कैंडिडेट फाउंड अवेलेबल। और जब हम आईएएस में टॉप करने लगे, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर 2 शेड्यूल कास्ट, 1 ओबीसी ने आईएएस में टॉप किया है, तो जब हम टॉप करने लगे, इसका मतलब अब तो मेरिट में भी बहुत ऊपर आ गए। पिछली बार के सीबीएसई में हमारे बच्चे ने 500 में से 500 नंबर लेके आया। पिछली बार जेईई मेन के अंदर 360 में से 360 हमारे बच्चा नंबर लेके आया। इसका मतलब मेरिट में भी जब इनको डिफीट करने लगे तो लेटरल एंट्री ले आए कि अब जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट बनेगा। 9 पहले बनाए, 30 की वैकेंसी और निकाल दी, और उसमें लिख दिया इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये हमारे लोगों को इन्होंने रोकने का, आगे बढ़ने के रास्ते को बिल्कुल बंद करने का इंतजाम किया है। और हम लोग अगर चुप बैठे रहे, और जिस तरह हमारे नेतागण समाज के हक अधिकार जिस सदन के अंदर छीनते हैं, उसी सदन के अंदर गूंगे बहरे बन के बैठते हैं, और तो अपने अधिकार छीनने के फेवर में वोट भी करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। ये समाज के साथ गद्दारी है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ गद्दारी है। उन्होंने तो ये सोच के सारी व्यवस्था की थी हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे आएंगे, हमारे लोग एमएलए एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और वहां जाकर समाज के हक और अधिकार की आवाज को उठाएंगे। लेकिन वहां उन्हीं के सामने हमारे खिलाफ सदन के अंदर बिल आते हैं और वो उस बिल के फेवर में वोट करते हैं। इससे ज्यादा सरल की बात कोई हो नहीं सकती। तो मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब समय आ गया है, हमको एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत इतना तो तय कर लें, जहां भी समाज के हक अधिकार की कोई बात आती है, उस मुद्दे पर सब लोग बिल्कुल उस तरह से एकजुट हो जाए जैसे 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ हुए थे। और आप किसी भी पार्टी में, अपनी पार्टी में रहिए, वहां वफादारी कीजिए, और आदमी को अपनी पार्टी के प्रति वफादार होना भी चाहिए। लेकिन जब समाज के हक अधिकार की बात आए तो संसद के अंदर जितनी भी अलग अलग पार्टी के अपने लोग हैं, उन सबको एक स्वर में खड़े होकर आवाज को बुलंद करना चाहिए। इस बात से तो आप सहमत होंगे कि एक तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनना चाहिए, और दूसरा किसी भी राजनीतिक पार्टी में अपने लोग जो सांसद हैं या एमएलए हैं, जो लोग अपने आंखों के सामने अपने हक अधिकार को मरता देखते हैं, आवाज नहीं उठाते,
ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और अंत में एक निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी पीछे 14 अक्टूबर को मैं नागपुर दीक्षा भूमि गया, तो जब मैंने दीक्षा भूमि को नमन किया तो अचानक मन में एक सवाल आया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे हम बौद्ध में भारत बनाऊंगा। 6 दिसंबर 14 अक्टूबर को उन्होंने धम्म दीक्षा ली और इससे पहले कि वो बौद्ध में भारत बनाने का अपना सपना साकार करते, 1 महीना 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो क्या बाबा साहब का वो सपना भारत को बौद्ध में बनाने का, क्या वो सपना खत्म हो जाना चाहिए? क्या हम इतने सारे बाबा साहब के बच्चे मिलकर भारत को बौद्ध में नहीं बना सकते? तो हमने वह संकल्प लिया और मन ही मन बाबा साहब को एक प्रॉमिस किया कि आने वाले 5 साल के अंदर अशोक विजयदशमी 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अपने बुजुर्गों के धम्म में, बुद्धिज्म के अंदर हम लोग वापस लाने का काम करेंगे। ये हमने संकल्प लिया है। बहुत जल्दी उसका पूरी वेबसाइट तैयार हो रही है मिशन जय भीम की, वेब डिजाइन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में वो आ जाएगा। उसके बाद उस पर जो लोग बौद्ध धम्म में आना चाहते हैं, जो लोग तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो लोग अपने महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत में उस धरोहर को संजोना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देना। 2025 तक 10 करोड़ नहीं, ये संख्या 20 करोड़ पहुंचेगी। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा ये करोगे कहां, 10 करोड़ लोगों को कहां पे इकट्ठा करोगे? तो मैंने कहा कि जो लोग शादी करने से पहले किसी ब्राह्मण से तिथि दिखवाते हैं और एक ही दिन के अंदर मतलब लाखों शादियां होती हैं, जिन स्थानों पर वो शादियां होती हैं उन्हीं स्थानों पे ये 10 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का काम करेंगे। उसका आयोजन एक जगह से होगा, लेकिन सारी संस्थाएं मिलकर पूरे देश के अंदर इसको आयोजित करेंगे, पूरे दुनिया के अंदर इसका लाइव टेलीकास्ट होगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरी तरीके से सफल होगा। आप सबका सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम।